Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 6 of chapter 12 thermodynamics of class 11. This is also the last part of this chapter. Also, problems of this chapter discuss I will solve later on separately. The topics to be discussed by me in this video are Carnot engine, Carnot cycle and Carnot theorem. इस वीडियो में मैं तीन टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जिनमें कार्नोट इंजन, उसी से रिलेटेड कार्नोट साइकिल और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम कार्नोट के द्वारा दिया हुआ जिसे कार्नोट थ्योरम कहा जाता है, डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कार्नोट इंजन। साडी कार्नोट ने एक आइडियल इंजन को इमेजिन किया जिसे कंस्ट्रक्ट करना असंभव है, क्योंकि यह व्यवहारिक हीट इंजन्स जो हैं, जैसे डीजल इंजन है, स्टीम इंजन है, पेट्रोल इंजन है, इन सबसे अलग जो प्रैक्टिकल इंजन्स में जो डिफेक्ट्स होता है उससे दूर तथा इफिशिएंसी इस आइडियल इंजन की 100% वन होती है, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का प्लांक केल्विन स्टेटमेंट का वायलेशन है, उसके विरुद्ध है। किसी भी इंजन की इफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, efficiency of a practical engine cannot be one. That is 100% किसी भी प्रैक्टिकल इंजन की इफिशिएंसी नहीं हो सकती है, लेकिन सैडी कार्नोट के द्वारा प्रपोज्ड किए गए इंजन की इफिशिएंसी 100% होगी। इसलिए इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता और ये केवल आइडियल इंजन है, इमेजिनेशन का चीज़ है, व्यवहार में इसे लाना संभव नहीं है। तो राइट डाउन कार्नोट इंजन is an ideal engine which was designed by or imagined by Sadi Carnot, Sadi Carnot. There are four essential parts of Carnot engine: heat source or hot reservoir, insulating stand, a cylinder fitted with piston in which working substance gas is kept, and fourth part is cold reservoir or sink. Essential parts of a Carnot engine are the essential parts of heat source, that is the hot reservoir, which is kept at temperature T1, capital T1 Kelvin. Second is insulating stand made of insulating material to keep a cylinder fitted with piston in which working substance is filled. पहला हीट सोर्स है और हॉट रिजर्वायर है, उष्मा स्रोत। दूसरा इंसुलेटिंग स्टैंड है, कुचालक स्तंभ,
जिस पर कि एक पिस्टन लगे हुए बेलन जिसमें कार्यकारी पदार्थ गैस भरा होता है उसे रखा जाता है। और थर्ड पार्ट है सिलेंडर फिटेड विथ पिस्टन जिसमें कि कार्यकारी फिल्ड विथ वर्किंग सब्सटेंस। एंड फोर्थ पार्ट ऑफ कार्नोट इंजन इज सिंक और कोल्ड रिजर्वायर, अपवाही या ठंडी वस्तु जिसे सिंक अंग्रेजी में इंग्लिश में कहा जाता है। इंसुलेटिंग स्टैंड एंड फोर्थ पार्ट इज सिंक और कोल्ड रिजर्वायर। सिंक और कोल्ड ठंडी वस्तु, कोल्ड रिजर्वायर जो टेम्परेचर T1 केल्विन पर होगा। दीज आर द फोर्थ पार्ट्स। ये दिस इज फोर्थ पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज जैसा मैंने बतलाया सिलेंडर with a piston, fitted with a piston which contains working substance gas. So these are the four parts of Carnot engine. Now Carnot cycle. कार्नोट इंजन को ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए कार्नोट साइकिल का यूज होता है जो कि पीवी डायग्राम है। कार्नोट साइकिल एक पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है जो कि कार्नोट इंजन के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये साइक्लिक एक पीवी डायग्राम एक इसमें गैस वर्किंग सब्सटेंस गैस का 2 बार एक्सपेंशन तथा 2 बार कंप्रेशन होता है एक कंप्लीट साइकिल में। सो कार्नोट साइकिल कार्नोट साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस in which working substance attains its initial pressure, volume and temperature after changes isothermal and adiabatic changes. In last, the working substance or gas attains its initial pressure P1, initial volume V1 and initial temperature T1 at point A. So this represents Carnot cycle. I am going to draw Carnot cycle, which is a PV diagram. Y एक्सिस पर प्रेशर को ये Y एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर को रिप्रेजेंट किया गया और X एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम को। अब इनिशियली सपोज किया जाता है कि इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो पॉइंट ए से रिप्रेजेंट है इसी आइडियल ये वर्किंग सब्सटेंस का, जिसको कि इंसुलेटिंग थी वर्किंग, जिसको कि सिलेंडर पिस्टन लगे सिलेंडर के अंदर रखा जाता है। तो इनिशियली प्रेशर टेम्परेचर इनिशियली गैस का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है और यहाँ से चेंज होगा तो इसको जिस कर्व से रिप्रेजेंट होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस वर्किंग सब्सटेंस को सिलेंडर के अंदर में रख करके और उसके पिस्टन को धीरे धीरे बाहर की ओर खींचा जाता है, जिससे कि उसका प्रेशर चेंज होकर गैस का प्रेशर चेंज होकर P1, वॉल्यूम V1 और बट कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर कांस्टेंट T1 होगा। और इस प्रोसेस के लास्ट में वर्किंग सब्सटेंस का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T1 ही रह जाएगा। तो इसको हम AB कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन को। तो वर्किंग सब्सटेंस जिस सिलेंडर में फील्ड है भरी हुई है उसके पिस्टन को बाहर की ओर धीरे धीरे स्लोली खींचा जाता है जिससे कि गैस एक्सपेंड करे और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा जिसमें कि प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज करेगा लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट T1 ही रहेगा। और इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट किया गया है इस कर्व से, AB कर्व से, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा और प्रेशर हो गया इस सिचुएशन में P2, वॉल्यूम V2
टेम्परेचर T2। अब इसके बाद सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड से हटाकर हीट सोर्स से पहले जिस सिचुएशन में फर्स्ट केस में जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो सिलेंडर को जिसमें वर्किंग सब्सटेंस फील्ड है भरी हुई है उसको हीट सोर्स पर रखेंगे जिसका टेम्परेचर चूँकि T1 केल्विन है, हॉट रिजर्वायर का या हीट सोर्स का टेम्परेचर T1 केल्विन है इनिशियल। इसलिए जब वर्किंग सब्सटेंस को जब सिलेंडर को जिसमें वर्किंग सब्सटेंस भरी है उसको सबसे पहले हीट सोर्स पर ही रखा जाएगा जिससे कि सिलेंडर के अंदर की गैस T1 टेम्परेचर एक्वायर कर ले। और यह प्रोसेस उसके बाद पिस्टन को धीरे धीरे बाहर की ओर खींचा जाता है जिससे गैस एक्सपेंड करे, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि हीट सोर्स पर उस समय तक भी हीट सोर्स पर ही सिलेंडर को रखा हुआ है। इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम केवल प्रेशर वॉल्यूम चेंज होकर P1 से P2 और वॉल्यूम V1 से V2, लेकिन टेम्परेचर T1 मेंटेन रहेगा पूरे प्रोसेस में A से B तक। तो न्यू पोजीशन में आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद पॉइंट B अचीव होता है और इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन को कर्व AB से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अब सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द हीट सोर्स एंड केप्ट ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड अगेन piston of the cylinder is slowly moving out so that gas or working substance inside the cylinder expands adiabatically because cylinder is now kept on the insulating stand, which is one of the part of the Carnot engine. So the gas inside the cylinder expands adiabatically. Or in an adiabatic process, temperature of the system changes. So temperature of the gas now change to T2 Kelvin from T1, and pressure and volume changes to V3, and this adiabatic expansion is represented by curve BC of the PV diagram, which also represents Carnot cycle. प्रेशर C पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर, लेकिन यहाँ टेम्परेचर T1 से शुरू में टेम्परेचर कितना था A पर P1 V1 T1 आइसोथर्मल प्रोसेस था और गैस एक्सपेंड होकर के प्रेशर P2, दूसरा पॉइंट B पर प्रेशर P2 वॉल्यूम V2, लेकिन टेम्परेचर T1 ही रहा चूँकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। यहाँ आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है इसलिए प्रेशर अब T1 से चेंज होकर के T2 हो जाएगा। टेम्परेचर में फॉल होगा आइडियाबैटिक प्रोसेस में, और इस आइडियाबैटिक एक्सपेंशन को कर्व BC से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट स्टेप में सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड से हटाकर कोल्ड रिजर्वायर और सिंक पर रखा जाता है जिससे कि वर्किंग सब्सटेंस टोटल हीट जो हीट सोर्स या हॉट रिजर्वायर से लिया गया Q1, उसमें से Q2 हीट सिंक को रिजेक्ट कर देगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2, and the piston of the cylinder is slowly moved in so that the gas is compressed, but temperature remains T2 because it is also isothermal compression. फर्स्ट केस में AB साइकिल, AB कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन और ये होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, और गैस का प्रेशर P3 से चेंज होकर P4, वॉल्यूम V3 से चेंज होकर V4 तथा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उतना ही बना हुआ T2 चूँकि आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय D एंड दिस आइसोथर्मल कंप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व CD while temperature remains constant. So coordinate of
point D, that is pressure now changes to P4 from P3, volume V4, but temperature remains constant, that is T2, because this process is isothermal compression. गैस कंप्रेस हो रही है क्योंकि सिलेंडर के पिस्टन को धीरे धीरे अंदर की ओर पुश किया गया है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन को रिप्रेजेंट किया गया कर्व CD से। और अंत में ये प्रोसेस, चूंकि शुरू में ही बताया कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए कि वर्किंग सब्सटेंस, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, एक कंप्लीट साइकिल के बाद, एक नंबर ऑफ चेंजेज के बाद दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस और टू आइडियाबैटिक प्रोसेसेस के बाद सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस इनसाइड द सिलेंडर अटेन्स इनिशियल प्रेशर, initial volume, initial pressure P1, initial volume V1, and initial temperature T1. Now, in the final step or in the fourth step, cylinder filled with working substance is removed from the sink and it is again kept on the insulating stand so that adiabatic process occurs. And piston of the cylinder is moved slowly inward so that gas is compressed inside the cylinder, and this process is adiabatic compression so that temperature changes to T1 from T2, that is temperature increases in this case in adiabatic compression. गैस कंप्रेस हो रही है, उसके कारण प्रेशर P4 से चेंज होकर के इनिशियल प्रेशर P1, वॉल्यूम V4 से चेंज होकर के V1 और टेम्परेचर T2 से चेंज होकर के T1। तो इस फोर्थ स्टेप में कार्नोट इंजन के सिलेंडर को, जिसमें कि गैस भरी है, उसे सिंक अपवाही से हटाकर पुनः इंसुलेटिंग स्टैंड पर ही रखा जाता है तथा पिस्टन को धीरे धीरे, सिलेंडर के पिस्टन को धीरे धीरे अंदर की ओर पुश किया जाता है, जिससे कि गैस कंप्रेस्ड हो, और कंप्रेस होने से उसका टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर T2 से चेंज होकर के T1 हो जाता है। लेकिन चूंकि सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा गया है, अचालक स्तंभ पर रखा गया है, इसलिए सिलेंडर के अंदर की गैस का इन्वायरमेंट के साथ कोई एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड पर गैस सिलेंडर के बेस को रखा हुआ है। सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन the system that is working substance and its surroundings. So it is completely, this process is adiabatic process, and adiabatic compression. यह रुद्धोष्म संपीड़न का केस है, जिसमें गैस को, पिस्टन को धीरे धीरे पुश किया अंदर की ओर, तो गैस संपीड़ित हो रही है, कंप्रेस्ड हो रही है, उसका टेम्परेचर T2 से बढ़ करके चेंज होकर के T1, और इस प्रकार फाइनली इस आइडियाबैटिक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंट यहाँ किया गया है कार्नोट साइकिल में, रिप्रेजेंट किया गया है इस पीवी डायग्राम में कर्व DA से। और इस प्रकार दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस और दो आइडियाबैटिक प्रोसेसेस के बाद लास्ट में वर्किंग सब्सटेंस, इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1 और इनिशियल टेम्परेचर T1 अटेंड करता है। इस प्रकार एक क्लोज साइकिल जो 4 कर्व्स के द्वारा फॉर्म होता है, और इसे हम कार्नोट साइकिल या पीवी डायग्राम कहा जाता है। दिस इज कार्नोट साइकिल which is actually PV diagram, variation of pressure with volume, variation of volume with change in pressure, ये रिप्रेजेंट करता है कार्नोट साइकिल को, जिसमें 4 कर्व्स ऑब्टेन होता है, और 4 कर्व्स कंटिन्यूअस कर्व एक क्लोज साइकिल को देता है, जिसे कार्नोट साइकिल कहा जाता है। अब कार्नोट साइकिल में हम टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द वर्किंग सब्सटेंस, उसके लिए एक्सप्रेशन, और इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन में जिसमें हमने बतलाया, ये फर्स्ट ऑपरेशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन है,
फर्स्ट ऑपरेशन इज नंबर ऑपरेशन 1। नाउ वर्किंग ऑफ कार्नोट साइकिल, जिस वर्किंग को मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो उसमें उस वर्किंग में टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, उसमें हम उसके लिए एक्सप्रेशन मालूम करेंगे। तो फर्स्ट इज ऑपरेशन 1। ऑपरेशन 1 में वर्क डन कितना होगा ऑपरेशन 1 में, और इसके लिए भी फार्मूला आइसोथर्मल एक्सपेंशन में भी, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी वर्क डन बाय द गैस के लिए मैंने फार्मूला ऑब्टेन किया था। W इजकल टू म्यू मोल ऑफ गैस के लिए म्यू आर टी लॉग V2/V1, लॉग बेस ई V2/V1, उसी फार्मूला का इसमें यूज करेंगे। तो ऑपरेशन 1 जो है इसका नाम है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, which is represented by the curve AB, which performs at constant temperature T1, represented by curve AB रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि वर्किंग सब्सटेंस गैस का जो सिलेंडर में फिल्ड है उसका प्रेशर P1 से P2, वॉल्यूम V1 से V2, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, T1 बना रहता है A से B तक, पॉइंट A से पॉइंट B तक, और इसे कर्व AB से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें वर्क डन चूँकि एक्सपेंशन होता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, बाय द गैस होगा, बाय द वर्किंग सब्सटेंस होगा। तो वर्क डन के लिए फार्मूला वर्क डन बाय द गैस और वर्किंग सब्सटेंस इन दिस ऑपरेशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, in this operation, that is isothermal expansion, in this operation is W1, और यह W1 जो हीट है वर्क डन है बाय द सिस्टम, यह शुरू में चूँकि सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर या हीट सोर्स पर रखा गया है, इसलिए वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है वह हीट सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है। W1 इजकल टू Q1 इजकल टू, अगर 1 मोल गैस है तो N इजकल टू म्यू इजकल टू 1, अदरवाइज और म्यू मोल गैस है तो म्यू उसको रखेंगे, 1 मोल गैस है तो म्यू इजकल टू 1, तो म्यू मोल गैस है तो म्यू आर, टेम्परेचर T1 है बना हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, लॉग बेस ई, और प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता है V1 से V2। तो वर्क डन बाय द गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज इंटीग्रल V1 टू V2 PdV, और P इजकल टू, चूँकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आइसोथर्मल प्रोसेस है, बॉयल्स लॉ ओबे होगा, तो PV इजकल टू RT, देयरफॉर P इजकल टू RT/V। तो वर्क डन बाय द गैस इन द आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का ये एक्सप्रेशन मैंने ऑब्टेन किया था इसी चैप्टर के पिछले वीडियोज में। तो वर्क डन बाय द गैस इन दिस आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज W इजकल टू Q1 हीट लिया है वर्किंग सब्सटेंस हीट हॉट रिजर्वायर या हीट सोर्स से, तो वर्क डन होगा म्यू मोल गैस के लिए म्यू आर T1 लॉग बेस ई, वॉल्यूम चेंज हो गया V2, तो V2 और कहाँ से इनिशियल वॉल्यूम V1, तो V2/V1। दिस इज इक्वेशन 1। तो इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम हमें मालूम हो गया, W1 इजकल टू Q1 इजकल टू म्यू मोल गैस के लिए म्यू आर इज द गैस कांस्टेंट, T1 इज द, चूँकि टेम्परेचर ए बी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन को, और इसमें चूँकि वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर समेत वर्किंग सब्सटेंस जो कि सिलेंडर के अंदर है, तो सिलेंडर को रखा गया है हीट सोर्स पर, इसलिए टेम्परेचर उसका T1 बना हुआ है, और गैस को सिलेंडर के पिस्टन को बाहर की ओर धीरे धीरे खींचा जाता है, जिससे कि गैस एक्सपेंड होती है। Now work done by the gas in second operation, that is adiabatic expansion, which is represented by curve BC of the PV diagram और कार्नोट साइकिल। BC रिप्रेजेंट करता है इसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन को, एडियाबैटिक एक्सपेंशन को, जब हॉट रिजर्वायर या हीट सोर्स पर ऑपरेशन 1 में रखे गए गैस सिलेंडर को हटाकर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा जाए,
ऑपरेशन 2 में, जिससे कि गैस का तथा सिलेंडर के पिस्टन को धीरे धीरे बाहर की ओर खींचा जाए, जिससे कि गैस के अंदर वर्किंग सब्सटेंस, ये सिलेंडर के अंदर वर्किंग सब्सटेंस या गैस एक्सपेंड होगी, गैस का एक्सपेंशन होगा और उसका टेम्परेचर T1 से फॉल होकर के घट करके T2 होगा। यहाँ ध्यान रहे कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस का टेम्परेचर फॉल करता है, जबकि एडियाबैटिक कंप्रेशन में गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, चूँकि गैस वहाँ कंप्रेस्ड होती है। तो इस एडियाबैटिक कंप्रेशन को कर्व BC में रिप्रेजेंट किया गया है, और जिसके लिए जिसमें एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन को मैं पहले ही पिछले वीडियोज में डिराइव कर चुका हूँ। तो वर्क डन इन दिस ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन नंबर 2 एडियाबैटिक, ये ऑपरेशन 2 है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज W2 इक्वल्स टू इंटीग्रल, इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इंटीग्रल वॉल्यूम चेंज हो गया बी पॉइंट से सी पॉइंट, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है टेम्परेचर वॉल्यूम का V2 और सी का है V3, V2 टू V3 PdV वर्क डन का फॉर्मूला होता है। वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर P टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस थ्रू DV इज PdV, और चूँकि V2 से V3 चेंज हो रहा है गैस का वॉल्यूम, इसलिए इंटीग्रल V2 टू V3 PdV, और P के जगह पर यहाँ चूँकि एडियाबैटिक प्रोसेस में ये बॉयल्स लॉ ओबे होल्ड नहीं करता है, इसलिए प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन एडियाबैटिक प्रोसेस में PV गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट का यूज करेंगे, PV गामा इजकल टू K, देयरफॉर P इजकल टू K/V गामा। और इसे करके मैं इस ढंग से इस इक्वेशन का, इस इंटीग्रल का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसे मैंने पहले ही कर दिया है पिछले वीडियो में। तो K/V टू द पावर गामा इंटू DV, और फिर K का वैल्यू इसी ढंग से P1 V1 गामा, P2 V2 गामा, P3 V3 गामा, जहाँ यूज हुआ यहाँ V2 से V3 है वॉल्यूम, तो K का वैल्यू उसी ढंग से रख करके P1 V1 गामा, P2 V2 गामा, P3 V3 गामा, तो V2 है और V3 है, तो P2 V2 गामा, P3 V3 गामा यूज करके इस इंटीग्रल का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू मोल ऑफ गैस के लिए म्यू R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, and this is equation number 2, which is work done by the system, work done by the gas in adiabatic expansion represented by the curve BC in PV diagram or in Carnot cycle. Now operation 3, which is isothermal compression. Operation 3 isothermal कंप्रेशन, और इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कर्व CD द्वारा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व CD। और इसमें इस स्टेप 3 में, ऑपरेशन 3 में, अब सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड पर था इसके पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन के सिचुएशन थी केस में। अब यहाँ पर कंप्रेशन है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में गैस इंसुलेटिंग स्टैंड थी, सिलेंडर जिसमें गैस भरी थी वर्किंग सब्सटेंस, वह इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा गया था। अब इंसुलेटिंग स्टैंड से हटाकर सिलेंडर को फिर से रखा जाएगा कोल्ड बॉडी और कोल्ड रिजर्वायर, दैट इज सिंक पर, ठंडी वस्तु पर, जिसका टेम्परेचर T2 केल्विन पर है, T2 केल्विन पर कोल्ड बॉडी है, सिंक है। तो सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड से हटाकर सिंक पर रखा जाएगा और सिलेंडर में लगे हुए पिस्टन को धीरे धीरे अंदर की ओर पुश करते हैं, जिससे कि उसके अंदर की गैस कंप्रेस होगी और टेम्परेचर तो उतना ही बना रहेगा, क्योंकि गैस सिलेंडर को सिंक पर रखा गया है और गैस सिंक का टेम्परेचर T2 केल्विन है। लेकिन गैस का अब यहाँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा और गैस का प्रेशर P3 से चेंज होकर P4, वॉल्यूम V3 से चेंज होकर V4, लेकिन टेम्परेचर उतना ही रह जाता है T2 ही, क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन है।
और इस आइसोथर्मल कंप्रेशन को रिप्रेजेंट किया गया है कर्व CD द्वारा PV आरेख में कार्नोट साइकिल में। तो नाउ वर्क डन, यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, क्योंकि पिस्टन को अंदर की ओर पुश कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इन दिस प्रोसेस इज W3। और इसमें इस प्रोसेस में चूँकि सिलेंडर को रखा गया है सिंक पर, तो पहले से जो गैस सिलेंडर के अंदर की गैस जो हीट सोर्स से लिया था Q1, उसमें से कुछ हीट Q2 अमाउंट ऑफ हीट को रिएक्ट कर देगा, सिंक को दे देगा। इसलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू दिस वर्क डन W3 इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड बाय द वर्किंग सब्सटेंस टू द सिंक, उसके इक्वल होगा, Q2 के इक्वल होगा। और इसे भी हम यहाँ पर वॉल्यूम V3 से चेंज होकर के V4 हो रहा है, वॉल्यूम V3 टू V4। और इसको माइनस से, चूँकि यहाँ पर कंप्रेशन है आइसोथर्मल, इसलिए माइनस साइन एक देना होगा, यूज करना होगा। और फार्मूला तो ही है, कांस्टेंट प्रेशर P पर इंक्रीज इन वॉल्यूम के लिए वर्क डन P इंटू DV। और यहाँ पर PV इजकल टू RT वाइल्स लॉ यूज होगा, चूँकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो P इजकल टू म्यू मोल गैस के लिए म्यू RT बाई V, आप P की जगह लिखा जा सकता है माइनस म्यू कैपिटल R T, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है T2 अपॉन V इंटू DV, दैट इज DV अपॉन V, DV के साथ V को यहाँ डिनोमिनेटर में, जिससे DV बाई V का इंटीग्रल म्यू RT टू कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, और वॉल्यूम V3 टू V4, और इसे लॉग V हो जाएगा, इंटीग्रल DV बाई V इज लॉग V, देयरफॉर माइनस म्यू RT2 बाहर हो गया इंटीग्रल से, कांस्टेंट है इसलिए, और यहाँ लॉग V, DV बाई V का इंटीग्रेशन हो गया लॉग V, और लॉग V एक बार V4 सेट करेंगे और दूसरी बार V3, तो लॉग बेस E, पहले अपर लिमिट V4 अपॉन V3, लेकिन माइनस आगे में है, अगर इसको प्लस करना है तो इसे लॉग बेस E V3 बाई V4 कर देने पर म्यू RT2 लॉग बेस E V3 बाई V4 V3 बाई V4, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर V4 बाई V3 के बदले V3 बाई V4 करें, अगर उसका रेसिप्रोकल ले लें तो यहाँ पर माइनस साइन और आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब वर्क डन बाई द वर्क डन ऑन द सिस्टम W3, जो कि किसके इक्वल होगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाई हीट इज रिजेक्टेड बाई द वर्किंग सब्सटेंस इनसाइड द सिलेंडर टू द सिंक। ये Q2 हीट अमाउंट ऑफ हीट, टोटल Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो कि वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर का लिया था के द्वारा लिया गया थी, वर्किंग सब्सटेंस गैस के द्वारा लिया गया था हीट सोर्स पर जब रखा गया था सिलेंडर को, उसी सिचुएशन में उस हीट Q1 में से Q2 हीट सप्लाई कर दिया वर्किंग सब्सटेंस, जब उसे कोल्ड बॉडी या कोल्ड रिजर्वायर और कोल्ड बॉडी और सिंक पर रखा गया सिलेंडर को तब। तो ये W3 इजकल टू Q2 इजकल टू माइनस म्यू RT2 लॉग बेस E V4 बाई V3, और V3 बाई V4 अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो माइनस एक और माइनस हो जाएगा ये लॉग में, और ये माइनस माइनस प्लस, दैट इज म्यू RT2 लॉग बेस E V3 अपॉन V4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब एक ऑपरेशन और बचा है, दिस इज इक्वेशन नंबर ऑपरेशन 4 है, और उसके बाद नेट वर्क डन के लिए सभी चारों ऑपरेशन को ऐड कर देंगे, उसके बाद इफिशियंसी भी हम ऑब्टेन कर सकेंगे कार्नोट साइकिल के लिए या कार्नोट इंजन के लिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 इज W2 इजकल टू म्यू T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। Now in last fourth operation of Carnot cycle is adiabatic compression, Rudolph Sampidan, which is represented by curve DA of Carnot cycle। और इस प्रोसेस में सिलेंडर को, बेलन को अपवाही सिंक से हटाकर फिर से इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा जाता है, तथा बेलन के पिस्टन को धीरे धीरे अंदर की ओर पुश किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर की गैस कंप्रेस हो, मतलब वर्किंग सब्सटेंस और सिस्टम कंप्रेस हो, संपीड़ित हो, जिससे कि उसका टेम्परेचर
चूँकि आइडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है, इसके पहले थर्ड स्टेप के लास्ट में टेम्परेचर सिस्टम का गैस का वर्किंग सब्सटेंस का T2 था, लेकिन अब गैस के कंप्रेशन के कारण आइडियाबैटिक कंप्रेशन में चूँकि टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इससे टेम्परेचर अब T2 से इंक्रीज होकर के T1 हो जाएगा और इस गैस का प्रेशर भी P4 से बैक हो जाएगा P1 पर और वॉल्यूम V4 से बैक होकर के P1 जो कि इनिशियल वॉल्यूम है। इस प्रकार इस आइसोथर्मल कंप्रेशन को आइडियाबैटिक कंप्रेशन को कर्व DA से रिप्रेजेंट किया गया है कार्नोट साइकिल में या PV डायग्राम में। तो वर्क डन ऑन, यहाँ भी वर्क डन चूँकि ये पिस्टन को अंदर की ओर पुश किया गया है, इससे गैस कंप्रेस होगी, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। सो इन दिस आइडियाबैटिक कंप्रेशन वर्क डन on the system is अगेन आइडियाबैटिक प्रोसेस में जो फार्मूला यूज होता है W4 = और वॉल्यूम V4 to V1 और वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर P टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस थ्रू dV is PdV V4 to V1 और ये हो गया PdV और P का वैल्यू फिर K/V गामा, जैसा कि PV गामा = कांस्टेंट आइडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है, तो K/V² गामा इंटू dV। और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हम फिर उतना ही रिजल्ट μR T1 - T2 अपॉन गामा -1, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। लेकिन यहाँ चूँकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है इसलिए W4 निगेटिव होगा और आइसोथर्मल कंप्रेशन CD, जैसे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम वहाँ भी हुआ था, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ था, वो भी निगेटिव होगा। तो यहाँ पर W1 और W2 दो ही पॉजिटिव होगा और बाकी दो प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन W3 और W4 दोनों निगेटिव होगा। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम बाय द गैस इज इन complete Carnot cycle is therefore net work done और ये हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम Q1 - Q2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि W3 Q1 के इक्वल है, W1 Q1 है और W3 इस केस में CD जिसे ये आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में जो वर्क डन था, चूँकि यहाँ पर W2 = Q2 हो गया। So net work done by the gas in complete Carnot cycle in all four processes, 4 operations in Carnot cycle, that is complete process, total work done by the gas in complete cycle मतलब in all 4 operations is W = W1 + W2 प्लस, लेकिन ऐड तो करेंगे, लेकिन चूँकि आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में CD के केस में जिसे कर्व CD से रिप्रेजेंट किया गया है, पिस्टन को अंदर की ओर पुश करते हैं इसलिए गैस कंप्रेस होती है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, निगेटिव वर्क डन निगेटिव प्लस, लेकिन दे करके ब्रैकेट में माइनस प्लस, फिर आइडियाबैटिक कंप्रेशन जिसे कर्व DA से रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें भी वही बात है -W4। अब W1 इसमें W2 और W4 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि W4 तो निगेटिव है, W2 पॉजिटिव है, तो केवल बचेगा W1 - W3 ही। एक्चुअली W1 - W3, क्योंकि W2 और W4 दोनों सेम है, इसलिए W4 अभी हमने कैलकुलेट किया, W2 भी, लेकिन W2 वर्क डन है इसमें आइसोथर्मल, ये आइडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में, और ये आइडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो W4 निगेटिव हो जाएगा, इसलिए W1 - W3 और W1 और W3 दोनों है यहाँ। और ये वर्क डन जो होगा W, ये नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, नेट हीट जो होगा वह Q1 हीट लिया सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस और उसमें से Q2 हीट दे दिया, W3 = Q2, तो नेट हीट हो गया Q1 - Q2 और ये = हो गया W1 - W3 और W1 का वैल्यू μR T1 log base E V2/V1 log base E μR TV है।
log base E mu r Q1 is equal to mu r T1, Q1 is equal to mu r T1 log base E V2 by V1, base E V2 by V1 minus Q2, that is W3, W3 is equal to Q2 minus mu r, और W3 में टेम्प के केस में सी डी आइसोथर्मल कंप्रेशन है, टेम्परेचर इसमें T2 है, तो म्यू आर T2 log E बेस E V3 by V4, V3 अपॉन V4 इक्वल्स टू म्यू आर कॉमन हो जाएगा, म्यू आर ये टोटल वर्क डन का वैल्यू हो गया। म्यू आर कॉमन भी हो सकता है, T1 log V2 by V1 इक्वल टू log E V3 by V4। तो ये नेट वर्क डन का एक्सप्रेशन हो गया ये कार्नोट साइकिल में। अब इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज efficiency of Carnot engine is W equal eta is equal to 1 minus Q2 by Q1, 1 minus, that is it is equal to work done upon Q1, रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन Q1। लास्ट वीडियो में भी मैंने इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के बारे में, हीट इंजन का फार्मूला बतलाया था। इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज द नेट वर्क डन बाय द गैस टू द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस और सिस्टम। नाउ W इज Q1 माइनस Q2 हेयर, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1, दैट इज 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1। एक फार्मूला हो गया। और इसको जो है यहाँ Q1 Q2 दोनों का वैल्यू मालूम है। Q1 है कितना, Q1 है W1 के इक्वल NR म्यू आर T1 log बेस E V2 माइनस V1, और Q2 इक्वल टू हेयर W3 म्यू आर T2 log बेस E V3 माइनस V4। Therefore we have eta equals to, और eta equals to 1 माइनस Q2 का वैल्यू, Q2 इक्वल टू W3 इक्वल टू Q2 है, तो म्यू आर T2 log बेस E V3 बाई V4 अपॉन म्यू आर T1 log बेस E V2 बाई V1। लेकिन यहाँ V2 बाई V1 इक्वल टू V3 बाई V4 होगा, इसलिए कि यहाँ पर B पॉइंट और C पॉइंट दोनों सेम कर्व पर है, और फिर D पॉइंट और A पॉइंट दोनों सेम कर्व पर है। तो यहाँ रिलेशन T1 और T2 के बीच में, यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन T1 V2 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V3 गामा माइनस 1, और फिर A पॉइंट और D पॉइंट भी सेम कर्व पर है, इसलिए यहाँ रिलेशन टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2, यहाँ टेम्परेचर D पॉइंट पर T2 है, T2 V4 टेम्परेचर, यहाँ वॉल्यूम V4 है गामा माइनस 1। तो इसलिए रिलेशन T1 और T2 के बीच में आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में V2 बाई तब हम ऑब्टेन कर सकते हैं V2 बाई V1 इक्वल टू V3 बाई V4। तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल होने से लॉग ये जो टर्म है लॉग E V2 बाई V1 और लॉग E V3 बाई V4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसी रिलेशन से टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन TV गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट दोनों पॉइंट पर B तथा C पर अप्लाई कर देंगे, और फिर D तथा A पर अप्लाई कर देंगे, तो हमें
V3/V4 = V2/V1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया, देयरफॉर, और म्यू से म्यू इस टर्म में म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। तो हमें अब ऑब्टेन हो गया रिलेशन इफिशिएंसी का 1 - T2/T1, विच इज फाइनल एक्सप्रेशन 1 - T2/T1 या 1 - Q2/Q1। ये भी एक इसका फॉर्म था इफिशिएंसी का। दिस इज इक्वेशन 6, तो इसे हम इक्वेशन 7 मान लें। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल। और ये इफिशिएंसी, चूँकि कार्नोट साइकिल आइडियल इंजन है, तो इसकी इफिशिएंसी 100% होती है, और ये केवल टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड कर रहा है इसकी इफिशिएंसी T1 और T2 पर। मतलब हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर लिमिट के बीच में इसकी इफिशिएंसी डिपेंड करती है कार्नोट इंजन की। और वर्किंग सब्सटेंस पर ये इफिशिएंसी कार्नोट इंजन की वर्किंग सब्सटेंस में कौन सा गैस यूज किया गया उस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल टेम्परेचर लिमिट्स पर डिपेंड करता है T1 T2 पर। और कार्नोट साइकिल की कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल की जो कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी 100% होती है, क्योंकि ये आइडियल इंजन है। तो ये सब चीज़ें कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस फार्मूला, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। In last, Carnot theorem, a very important theorem in thermodynamics, having two parts. There are two parts of Carnot theorem. Carnot theorem thermodynamics का एक बहुत ही important theorem है जिसके दो भाग हैं. Write down its statement. Carnot theorem states that this theorem states that no heat engine working between two temperature limits, that is temperature of hot reservoir T1, capital T1, and temperature of sink T2. So no heat engine working between two given temperature limits, say T1 and T2, can be more efficient than a reversible engine, that is Carnot engine. Carnot engine is a reversible engine. Carnot cycle is also reversible, जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया. Working between the same two temperatures limit, मतलब रिवर्सिबल इंजन भी सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क करना चाहिए, मतलब T1 तथा T1 एंड T2, मतलब टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक. ये फर्स्ट पार्ट है कार्नोट थ्योरम का कि जितने भी कोई भी हीट इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, चाहे जो भी इंजन हो, ऑटो इंजन, तो कोई भी हीट इंजन जो कि दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क करेगा, टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सोर्स T1, कैपिटल T1, एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक कैपिटल T2. तो कोई भी हीट इंजन जो टेम्परेचर लिमिट्स T1 तथा T2 के बीच में वर्क करेगा, उसकी इफिशिएंसी किसी रिवर्सिबल हीट इंजन जैसे कि कार्नोट इंजन है उससे अधिक नहीं हो सकती. और उस रिवर्सिबल इंजन को भी उसी दोनों टेम्परेचर लिमिट के बीच में, सेम टेम्परेचर लिमिट T1 तथा T2 के बीच में वर्क करना होगा. मतलब चूंकि हमने पहले ही बतलाया कि कार्नोट इंजन होता है उसकी इफिशिएंसी 100% होती है, और बाकी सभी हीट जो प्रैक्टिकल इंजन्स हैं उनकी इफिशिएंसी 100% से कम ही होती है. इसलिए कि अगर 100% होगी तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का प्लांक केल्विन स्टेटमेंट का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा. इसलिए किसी भी प्रैक्टिकल हीट इंजन की इफिशिएंसी 100% से 1 से कम होती है, 100% से कम होती है. तो कार्नोट थ्योरम का कि स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट उसी चीज़ के बारे में जानकारी देता है कि नो हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स T1 एंड T2 कैन बी मोर एफिशिएंट देन ए रिवर्सिबल हीट इंजन दैट इज कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर लिमिट्स T1 एंड T2. So this is the first part of Carnot theorem. While its second part is, write down, second part is, and all reversible engines, heat engines working between the same two temperature limits have the same efficiency
व्हाट एवर द वर्किंग सब्सटेंस। मतलब कार्नोट थ्योरम का सेकेंड पार्ट, आई एम रिपीटिंग अगेन, all reversible heat engines working between the same two temperatures, say T1 and T2, have the same efficiency whatever the working substance। माने इसका अर्थ हुआ कि सभी रिवर्सिबल इंजन, या जैसे कि कार्नोट इंजन रिवर्सिबल इंजन है, तो सभी रिवर्सिबल इंजन जो कि दो टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर लिमिट T1 तथा T2 के बीच में वर्क करता हो, तो उन सभी रिवर्सिबल हीट इंजन्स की इफिशिएंसी, दक्षता समान होगी, इक्वल होगी। भले ही उसमें उन सभी अलग अलग रिवर्सिबल इंजन्स में और कार्नोट इंजन्स में, रिवर्सिबल इंजन कार्नोट इंजन रिवर्सिबल इंजन ही है, तो भले ही उन सभी रिवर्सिबल इंजन्स या कार्नोट इंजन्स में वर्किंग सब्सटेंस कोई भी गैस हो, लेकिन अगर सेम टू टेम्परेचर लिमिट्स T1 तथा T2, कैपिटल T1 तथा कैपिटल T2 के बीच में सभी रिवर्सिबल हीट इंजन वर्क करते हों, तो उन सभी रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशिएंसी सेम होगी, इक्वल होगी। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम को प्रूव भी किया जा सकता है, ऑल्दो इट कैन बी प्रूव्ड, बट आई विल प्रूव इट लेटर ऑन इन BSc Part 1 course, which I am doing that course also. In this video, we have to restrict the statement of Carnot theorem. और इसी कार्नोट थ्योरम के साथ पार्ट 6 चैप्टर 12 थर्मोडायनामिक्स क्लास 11 समाप्त होता है। ये वीडियो समाप्ति की ओर है, और जो कि इसका लास्ट पार्ट था, मतलब थ्योरी का लास्ट पार्ट था। अब थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम्स तथा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बुक से प्रॉब्लम्स को मैं बाद में सॉल्व करूंगा। लेकिन ये चैप्टर का सभी टॉपिक्स जो NCERT सिलेबस में प्रोवाइड है, उसको मैंने कर दिया है। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप लोग इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा दूसरों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।